हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको ये सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग समझ आ रहा है या नहीं। जो भी टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उसमें अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत है। ठीक है। और बाकी जो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का ये 4th पेपर है, थोड़ा सा टफ है ये पेपर, लेकिन अगर आप थोड़े से ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा और आप इस पेपर को आसानी से इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसके पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने रिलायबिलिटी को पढ़ा था कि रिलायबिलिटी क्या होती है। हम सभी अच्छे से जान गए हैं कि जब भी हम कोई टेस्ट टूल या टेस्ट बनाते हैं तो जो रिलायबिलिटी या वैलिडिटी है वो उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मतलब कि एक टेस्ट को या एक टेस्ट टूल को अच्छा तभी माना जा सकता है जबकि वो रिलायबल हो या वैलिड हो या उसमें वैलिडिटी का गुण हो। इसके अलावा उसमें डिस्क्रिमिनेशन और नॉर्म्स की भी क्वालिटी होनी चाहिए। ये जो चारों जो किसी टेस्ट की जो टेक्निकल विशेषताएं हैं, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है किसी भी एक अच्छे टेस्ट की। अगर ये किसी टेस्ट में ये गुण है तो हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट अच्छा टेस्ट है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिलायबिलिटी है किसी टेस्ट की, उसको मेज़र कैसे किया जाता है, उसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है कि हाँ किसी टेस्ट में रिलायबिलिटी है या नहीं। इसको किस किस तरीके से मेज़र किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 4 प्रकार की विधियों से किसी भी टेस्ट में रिलायबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। फर्स्ट है टेस्ट रीटेस्ट, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। दूसरा है इक्विवेलेंट और थर्ड है स्प्लिट हाफ्स मेथड एंड थर्ड है रेशनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन विधियों को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी। मतलब कि इस विधि में किसी एक ही परीक्षण को टेस्ट एंड रीटेस्ट, किसी एक ही परीक्षण को हम लोग किसी सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के समान एक ही ग्रुप पर किसी एक ही टेस्ट को बार बार, एक बार और दोबारा फिर से उसी टेस्ट को हम लोग इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो ये दोनों बार के टेस्ट के जो मार्क्स उनके प्राप्त होते हैं, जो अंक उस पर उनको मिलता है, उनके बीच में कंपेयर करके रिलायबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेन्ड बाय एडमिनिस्टरिंग द सेम टेस्ट ट्वाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें क्या किया जाता है, सेम टेस्ट को 2 बार सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रशासित किया जाता है। Uses to assess the external consistency, stability of a measure from one time to another। इस विधि के द्वारा किसी भी टेस्ट के कंस्ट्रक्ट की, उसके चरों की जो है वो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो उसकी बाह्य जो संगति है, मुख्य रूप से किस प्रकार की संगति की, स्टेबिलिटी, कितनी उसमें स्थिरता है,
इसको इस विधि के द्वारा चेकआउट किया जाता है कि उसमें कितनी उस टेस्ट के चरों में कंस्ट्रक्ट में कितनी स्थिरता है, कितने वो सही हैं, कितने वो सही एरर फ्री रिज़ल्ट दे रहे हैं। और किस प्रकार की कंसिस्टेंसी चेक की जाती है? एक्सटर्नल बाय कंसिस्टेंसी फ्रॉम वन टाइम टू अनदर, मतलब एक बार से दोबारा जब वो टेस्ट लिया जाता है तो इसके द्वारा इस प्रकार के इस मेथड में दिस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, इसमें जो है कि वेरिएबल्स की एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है। जब एक ही टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे जब 2 बार एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, उसके बाद द स्कोर्स आर टेबुलेटेड एंड द कोरिलेशन कैलकुलेटेड। अब क्या किया जाता है कि जब दोनों बार जो टेस्ट है उसको जब एडमिनिस्टर कर लिया जाता है सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे, तो हम क्या करते हैं, या प्रत्येक छात्र के लिए या प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए हमें 2-2 मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब कि उसी टेस्ट को जब हमने 2 बार एडमिनिस्टर किया तो हर एक व्यक्ति के लिए या हर एक स्टूडेंट के लिए हमें कितने मार्क्स प्राप्त हुए? 2। और उन दोनों ही मार्क्स में कोरिलेशन कोफिशिएंट उन दोनों के बीच, यानी उन दोनों चरों के बीच सहसंबंध गुणांक को फाइंड आउट किया जाता है। अगर ये सहसंबंध गुणांक या कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जो है वो हायर है तो हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी इज़ हायर ऑफ दिस टेस्ट। और अगर वो उन दोनों चरों के बीच, उन दोनों टेस्ट के अंकों के बीच किसी भी इंडिविजुअल के अगर रिलायबिलिटी या कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट यानी कि सहसंबंध गुणांक जो है वो कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट या ये टेस्ट टूल कम रिलायबल है, कम विश्वसनीय है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर उन दोनों टेस्ट में किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को सेम मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब कि मार्क्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर उसने पहले टेस्ट में 40 मार्क्स पाए हैं तो सेकंड टेस्ट में भी वो 40 के आसपास ही वो मार्क्स पा रहा है, तो उसमें जो है जो सहसंबंध गुणांक है उनका वो हायर आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से जो भी उनके बीच जो कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाएगा वो क्या आएगा? हायर आएगा। और तब हम कह सकते हैं कि एक जो टेस्ट है, जो ये टेस्ट लिया गया है, ये टेस्ट रिलायबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ कोरिलेशन इज़ हायर देयर विल बी द मोर रिलायबिलिटी। यही चीज़ जो भी मैंने आपको बताई कि अगर कोरिलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर वो टेस्ट मोर रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है। और इस प्रकार से जो हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी, हिंदी में कहते हैं विश्वसनीयता गुणांक, या इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिरता गुणांक भी कह सकते हैं। क्योंकि टेस्ट रीटेस्ट मेथड से मेनली हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? इससे हम लोग मेनली किसी भी टेस्ट में कितनी स्थिरता है, कितने उनके अंकों में स्थिरता है, ये फाइंड आउट किया जाता है। कितना वो टेस्ट एरर फ्री है और कितना वो ट्रू रिज़ल्ट हमें दे रहा है, ये फाइंड आउट किया जाता है, तभी उस टेस्ट को रिलायबल माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइम ऑफ द टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के इस मेथड में टाइम बहुत ही मायने रखता है। अगर एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के बीच में जो है टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब कि आज हमने टेस्ट लिया और कल ही फिर से वो टेस्ट लिया तो भी हमें सही रिज़ल्ट नहीं प्राप्त हो सकता है। और अगर यही आज हमने टेस्ट लिया और फिर 1 साल बाद बहुत ज़्यादा बीच में हमने गैप कर दिया तो भी ये टेस्ट जो है, ये मेथड है जो है वो प्रभावित होता है, इसका जो रिज़ल्ट है वो प्रभावित होता है और सही रिलायबिलिटी फाइंड आउट नहीं हो पाती है।
तो जो टाइम पीरियड होना चाहिए इस एक ही टेस्ट को 2 बार इम्प्लीमेंट करने में, वो मैक्सिमम 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंतराल पर हमें इस टेस्ट को दोबारा कर लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, द डिसएडवांटेज ऑफ द टेस्ट रीटेस्ट मेथड आर दैट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर रिजल्ट्स टू बी ऑब्टेन। पहले भी बता चुके हैं कि इसमें टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका एक महत्वपूर्ण जो इसकी डिसएडवांटेज है या डिमेरिट वो क्या है कि ये टाइम टेकिंग, ये बहुत टाइम लेता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज हमने इस टेस्ट को लिया फिर कल ही हम ले करके और रिलायबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड में रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के इस मेथड में समय लगता है। ये एक इस मेथड की सबसे महत्वपूर्ण डिसएडवांटेज है। इसके अलावा भी और बहुत सारे डिसएडवांटेज इस टेस्ट में, इस मेथड में पाए जाते हैं, क्योंकि इस मेथड में एक ही टेस्ट को एक सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे 2 बार इम्प्लीमेंट किया जाता है, 2 बार एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत प्रकार के एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर टाइम बीच में गैपिंग ज़्यादा है या कम है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का प्रभाव पड़ता है कि वो एक ही टेस्ट को बार बार देने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। दूसरी जो विधि है विश्वसनीयता ज्ञात करने की, वो है समानांतर प्रारूप विधि या इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। इस विधि और टेस्ट रीटेस्ट विधि में थोड़ा सा अंतर है स्टूडेंट्स। पिछले टेस्ट में हम एक ही टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे 2 बार एडमिनिस्टर करते थे, 2 बार प्रशासित किया जाता था, और इस विधि में एक ही प्रकार के 2 टेस्ट, मतलब कि 2 टेस्ट होंगे जो कि एक ही ना हो के एक जैसे होंगे। मतलब कि जो उसका क्वेश्चन का लेवल होगा, जो क्वेश्चंस के टाइप्स होंगी, और जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिस पे वो एडमिनिस्टर किया जाएगा, सब कुछ सेम होगा। मगर टेस्ट सेम ना होकर एक जैसे 2 टेस्ट बनाए जाते हैं जो कि सेम कंटेंट डोमेन से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि जो उनके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं जिन पर के बारे में टेस्ट किया जाता है, वो सेम होते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि जैसे अगर हम किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बुद्धि या उसके इंटरेस्ट का टेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसी है, तो दोनों ही टेस्ट में हम बुद्धि या इंटरेस्ट का ही टेस्ट लेंगे। मतलब कि एक ही कंटेंट होना चाहिए, ज्ञानात्मक क्षेत्र का एक ही ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित टेस्ट होने चाहिए। अगर बुद्धि का हम टेस्ट ले रहे हैं तो दोनों में बुद्धि का टेस्ट होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स के रुचि का, इंटरेस्ट का टेस्ट ले रहे हैं तो दोनों में रुचि का ही टेस्ट होना चाहिए। मतलब कहने का यहाँ है कि एक जैसे 2 टेस्ट सेम कंटेंट डोमेन पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सेम। तो इस मेथड में थोड़ा सा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही जैसे 2 टेस्ट बनाना जो कि बिल्कुल सेम हो, उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम हो, कंटेंट डोमेन भी सेम हो, और क्वेश्चंस भी के टाइप्स भी सेम हो, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट वर्क है। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हम इसको कह सकते हैं। इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी मेथड को हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इसी विधि को स्प्लिट हाफ मेथड, जो कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड में पढ़ेंगे, उस मेथड के थ्रू भी इसी मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलायबिलिटी को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो मेनली जो यहाँ हमें फोकस करना है स्टूडेंट्स की, जो यह विधि है, यह विधि और टेस्ट रीटेस्ट विधि में मुख्य रूप से यही अंतर है कि
टेस्ट रीटेस्ट मेथड में एक ही टेस्ट को 2 बार सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई किया जाता है, और इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी में एक जैसे 2 टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई किया जाता है, और दोनों टेस्ट के द्वारा जो भी मार्क्स स्टूडेंट्स को प्राप्त होते हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट अगर होता है तो रिलायबिलिटी कम होती है, और अगर दोनों टेस्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हैं, ज़्यादा उनमें डिफ़र नहीं है, तो उसमें रिलायबिलिटी अधिक होती है। इसके लिए फिर से वही मेथड अपनाया जाता है। दोनों ही टेस्ट के मार्क्स में किसी भी स्टूडेंट के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है, और इस मेथड के द्वारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस मतलब कि समतुल्यता गुणांक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ये समतुल्यता पर आधारित है। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या टेस्ट रीटेस्ट मेथड से ज़्यादा अच्छा इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इस मेथड के डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कम हैं तुलना में टेस्ट रीटेस्ट मेथड के। और ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाने वाला मेथड है फॉर फाइंडिंग द reliability for any test or test tool. It is a widely used method and both versions must contain same construct, skill, knowledge etc. ये तो पहले भी आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि दोनों वर्जन्स में जो कंटेंट्स हैं और जो कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि जो उसके वेरिएबल्स हैं, जो स्किल है, कौशल और का जो लेवल है और नॉलेज का जो लेवल है, वो सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी एक जैसे 2 टेस्ट तैयार किए जा सकते हैं। तो इस मेथड का मुख्य रूप से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि एक जैसे 2 टेस्ट तैयार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी इस मेथड में कोई और डिसएडवांटेज नहीं है, जिसके कारण इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड की तुलना में। बाकी के 2 मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।